एक जस्ट क्विक रिकैप कि कल हम लोग क्या देखे हैं। वो है क्या कि हम लोग लाइफ क्या है ना, उसको थोड़ा डिफाइन कर रहे थे। व्हाट आर द साइंस ऑफ लाइफ। तो साइंस ऑफ लाइफ में जो हम लोग समअप किए साइंस ऑफ लाइफ, उसमें एक मिला हम लोग को ग्रोथ, और उसके बाद मिला, या ऐसे करने, ग्रोथ, देन रिस्पॉन्स, या इसी को रिफ्लेक्स कर सकते हैं, या इसी को रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा साइन ऑफ लाइफ देखे रेस्पिरेशन, एंड फोर्थ साइन ऑफ लाइफ देखे रिप्रोडक्शन। और इनको स्लाइटली डिफाइन किए थे। डिफाइन ऐसे किए कि ये सभी जो एक्टिविटीज हैं, ये सभी एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन अपने आप होंगी। ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये अपने आप होगा, है ना। तो these are shown by the object on its own and without any external help. और तब हम लोग कहते हैं only then the object is considered living. तो हम लोग साइंस ऑफ लाइफ में ये डिसाइड करना चाह रहे थे कि कैसे हम लोग पहचाने कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग को दिखेंगी उसमें साइन ऑफ लाइफ के रूप में। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग इसको सोच रहे हैं कि लिविंग है और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये अपने आप से करेगा, अपने से होगा। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी से हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखना चाहे या समझना चाहे कि मिनिमम लेवल पे, स्मॉलेस्ट लेवल पे कहां पे जाके दिखाई देगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखा, तो ये तो बिल्डिंग है, बना हुआ है किन चीजों से, उसका मिनिमम फाउंडेशन ब्लॉक क्या होगा जो कि बिल्डिंग बना सकता है, तो वो ब्रिक होगा, ईंटा। उसी तरह से ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, माइक्रोस्कोपिक हो, कैसा भी हो, पर इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट पाए हम लोग, स्मॉलेस्ट यूनिट ये पाए हम लोग सेल। ठीक है। अब सेल के लिए हम लोग डेफिनेशन तय किए, डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हम लोग को मिला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये मिला हम लोग को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब है क्या, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कोई ना कोई थ्योरी होता है जो कि उसको, है ना, हम लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है। तो सेल और सेल के बारे में, सेल की एक्टिविटीज को समझाने के लिए हम लोगों के पास एक थ्योरी है, वो है सेल थ्योरी। ठीक है। यहां से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग आए हैं, अब कहां पहुंचे, सेल थ्योरी। और देखिए अब तक जो भी हम लोग देखें, इसको आप 9th के पढ़ाई से कनेक्ट कर पा रहे हैं। 9th में भी ये सारा चीज था। तो हम लोग 11th में जो आगे बढ़ते हैं, यहीं से बिल्डअप करना शुरू करते हैं, थोड़ा 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 कर। ठीक है। द सेल थ्योरी proposed by two scientists, बिल्कुल, स्लेडन एंड शॉन। ठीक है। मैथ्यू स्लेडन एंड थियोडर शॉन, जिसमें से एक थे बॉटनिस्ट यानी प्लांट स्पेशलिस्ट, और एक थे जूलॉजिस्ट, एनिमल स्पेशलिस्ट। बिल्कुल। और दोनों का ऑब्जर्वेशन बहुत कॉमन था। जिन्होंने, स्लेडन ने, है ना, ये प्लांट्स में ऑब्जर्व किया, और शॉन ने एनिमल में ऑब्जर्व किया। दोनों का ऑब्जर्वेशन कैसे जा रहा है, ये बोल रहे हैं प्लांट का मिनिमम लिविंग यूनिट हम लोग को जो दिखाई दे रहा है वो है प्लांट सेल। तो ये एनिमल में देख रहे हैं, और एनिमल का मिनिमम लिविंग यूनिट उन्हें मिल रहा है एनिमल सेल। यहां कॉमन हो गया। उसके बाद फिर इन लोगों ने देखा कि जितने भी, मतलब
ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये प्लांट में देख रहे हैं, एनिमल के अंदर, तो ये बोल रहे हैं प्लांट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे आएंगे, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है मिनिमम लेवल पे, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां दिखाई पड़ता है? सेल में। तो ये एनिमल में बोल रहे हैं, एनिमल में बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है, मिनिमम लेवल पे कहां दिखाई पड़ रहा है? सेल। यहां भी दोनों का कॉमन आ गया, ठीक है। फिर दोनों ने देखा कि दोनों में एक कंट्रोल सेंटर होता है और वो है न्यूक्लियस। इनका भी ऑब्जर्वेशन था, इनका भी ऑब्जर्वेशन, यानी प्लांट में भी जो कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस है, एनिमल में भी जो कंट्रोल सेंटर है एनिमल सेल में न्यूक्लियस है। यहां भी सेल सिमिलरिटी आ गया। और सेल के न्यूक्लियस के बाहर का जो है ना विस्कस फ्लूइडी स्ट्रक्चर है या मटेरियल है, उसे साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। प्लाज्म या फ्लूइड ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो दोनों को ही साइटोप्लाज्म मिल रहा है और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन सब का सेंटर है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस तरीके से प्लांट में जो चीज दिख रहा है प्लांट के सेल में, एनिमल में भी, एनिमल सेल में भी वही सारी चीजें दिख रही है। तो जब दोनों ने एक दूसरे के फाइंडिंग्स को अप्रोच किया, दोनों ने जब देखा एक दूसरे के फाइंडिंग्स को, उन्हें लगा कि ये तो वही बात है जो हम प्लांट में कर रहे हैं वो एनिमल में कर रहे हैं, इसलिए क्यों ना इसे कंबाइंड फॉर्म में कहा जाए। तो कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों ने इन द ईयर 1839, इन द ईयर 1839 इन लोगों ने प्रपोज किया द सेल थ्योरी, प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इतनी बातें हम लोग जानते हैं, है ना, ये सब हम लोग जानते हैं, 9th में हम लोग थोड़ा बहुत देखे हैं, पढ़े भी हैं। अब देखिए इन लोगों ने ये तो बता दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज जो आप लोग को समझना है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हुआ। मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये क्या है? तो देखिए इसमें कुछ आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या चीज है। तो ये टर्म आया कहां से? मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म किनसे बना है? मेड ऑफ टू प्रोसेसेस। मेटाबॉलिज्म जो है ये दो प्रोसेस के मिलने से बना है। एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन रिएक्शन, किसी चीज को बनाने के प्रोसेस को फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म जो पार्ट है वो ऐसे रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है जिनसे किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कैटाबॉलिज्म जस्ट उल्टा, मींस ब्रेक डाउन रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस जो मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं और ऐसे रिएक्शंस जो मटेरियल्स को फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, इनके सम टोटल को हम लोग एक वर्ड देते हैं, वो है मेटाबॉलिज्म। आपको एग्जांपल देते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। देखिए फोटोसिंथेसिस तो हम लोग 10th में पढ़े हैं। फोटोसिंथेसिस का आउटकम बता पाइएगा, क्या निकलता है, क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। तो देखिए ग्लूकोज फॉर्म किया ना, फॉर्मेशन हुआ, तो हम लोग फोटोसिंथेसिस को एज एन एग्जाम्पल रख सकते हैं। एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होना है ना ग्लूकोज का, तो ये एक एनाबॉलिज्म का, एनाबॉलिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से बताइए तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है।
तो टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, क्या इसको कैटाबोलिज्म के एग्जाम्पल में रख सकते हैं? एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन आ गया। प्लांट सेल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, एनिमल में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है इसलिए इसको नहीं ले पाएंगे। प्लांट में ही अगर देखते हैं, देखिए जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से, मान लेते हैं 10 ग्राम ग्लूकोज पर आवर बन रहा है, मान लेते हैं फोटोसिंथेसिस का आउटकम क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, तो 10 ग्राम ग्लूकोज पर आवर बन रहा है। और रेस्पिरेशन, ये तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, तो मान लेते हैं रेस्पिरेशन का रेट 10 ग्राम ग्लूकोज पर आवर है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज टूट जा रहा है पर आवर। आउटकम क्या होगा? 0। जितना ग्लूकोज बनाया उतना ग्लूकोज टूट गया, बचा क्या? कुछ नहीं। और जब सनसेट होगा, इट विल बी डार्क, इट इज नाइट, रात में फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, उस समय ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? सोचिए, नहीं कर पाएगा ना। अरे भाई ग्लूकोज है ही नहीं, शुरुआत कहां से करेगा? नहीं कर पाएगा। तो वैसे स्थिति में ये क्या हो जाएगा? ये एक मतलब डिसबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगा और सेल विल नॉट रिमेन अलाइव। तो देखिए हम लोग यहां देख रहे हैं क्या कि जिस रेट से ग्लूकोज बन रहा है उसी रेट से ग्लूकोज टूट जा रहा है। अब एट नाइट, हाँ जहां पे आप लोग को डाउट हो रहा है, एट नाइट ये रेस्पिरेशन करेगा कैसे? और एक बात बताइए, आप लोग को क्या लगता है प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? नहीं करते हैं। आपका? हाँ करते हैं। अच्छा ये बात आप जानते हैं कि जो भी सेल यूकैरियोटिक है, 10th में हम लोग को पढ़ना था ना, लाइफ प्रोसेसेस, दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, पढ़े होंगे उसमें, एक है एनाएरोबिक, दूसरा है एरोबिक। एनाएरोबिक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक था? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में देखते हैं क्या कौन कौन कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया, फंजाई, ये लोग करते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन में यूकैरियोटिक सेल्स उसमें आए थे, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब बताइए प्लांट सेल्स रेस्पिरेशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? आपका तो कहना है हाँ, आपका? अब ये गलतफहमी दूर हुआ कि प्लांट सेल्स में रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक, अब एक देखिए, रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, पक्का? तो वो किसके लिए? और रेस्पिरेशन नहीं करेगा? करेगा ना, तो उस समय उसको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। क्या आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे निकल रहा है? अच्छा आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे बन रहा है? यस, द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्लूकोज। ये बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये ऑक्सीजन को, मतलब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके भेज रहा है, ऐसा नहीं है। और इसमें रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगा वो ग्लूकोज ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है? तो अब ये बात साबित हो गया कि इसको रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेशन का जब आप फॉर्मूला लिखिए, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, C6H12O6 + 6O2, और प्रोडक्ट साइड में लिखते हैं 6H2O and 6CO2, और एरो मार्क ऊपर की ओर देते हैं, मतलब ये उड़ गया। ये बैलेंस इक्वेशन है रेस्पिरेशन का। तो सोचिए रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है किससे? ग्लूकोज से ही ना, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए जिस रेट से फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन रहा है उसी रेट से रेस्पिरेशन में ग्लूकोज खर्च हो जा रहा है। दिन के लिए ठीक है क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, पर इट विल बी ए बिग प्रॉब्लम व्हेन इट इज नाइट, व्हेन इट इज डार्क, बिकॉज देयर विल बी नो सनलाइट, सो नो फोटोसिंथेसिस, वर्चुअली फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। नाउ टू कीप इटसेल्फ अलाइव, अपने आप को जिंदा रखने के लिए
और आप यहां देख चुके हैं कि साइन ऑफ लाइफ में रेस्पिरेशन है. when one is living, when a cell is living, it will be doing respiration. so ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रेस्पिरेशन बंद कर दे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, ग्लूकोज तो है नहीं. तो फिर यही आता है बैलेंसिंग. यहीं पे बैलेंसिंग टर्म आएगा. और क्या होगा, ये अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफी हाई रखेगा और रेट ऑफ रेस्पिरेशन काफी स्लो रखेगा. इससे क्या होगा, जिस रफ्तार से ये ग्लूकोज बना रहा है उससे काफी कम रेट से ग्लूकोज खर्च करेगा, ताकि एट नाइट व्हेन देयर विल बी नो ग्लूकोज सिंथेसिस, द स्टोर्ड ग्लूकोज विल बी फ्यूलिंग इट्स रेस्पिरेशन. उस दौरान इसको रेस्पिरेशन करने के लिए ग्लूकोज मिले. ठीक है. इसके अलावा भी ग्लूकोज का जरूरत पड़ेगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल प्लांट का बॉडी, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसका रूट, उसका फ्लावर, उसका फ्रूट एटसेट्रा, ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, फूड मटेरियल चाहिए ना. हु विल बी द प्रोवाइडर? तो ग्लूकोज. यही कन्वर्ट होकर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आएगा और दूसरे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या सेल में बनने वाले मॉलिक्यूल्स बनेंगे. ठीक है. तो मुद्दे की बात यह है, मेटाबॉलिज्म यहां पे कैसे रोल प्ले कर रहा है. इट इज अ बैलेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. तो जब हमें किसी मटेरियल की आवश्यकता अधिक है तो हम खर्च कम करेंगे, और जिस मटेरियल की आवश्यकता हमारे पास खत्म हो गई उसे जल्दी जल्दी खर्च करें. समझ गए? ये जो एडजस्टमेंट है ये कहां हो, ये क्या है? यही मेटाबॉलिज्म है. और ये कहां हो रहा है? अब आइए मेन मुद्दे पे, ये कहां हो रहा है. तो सेल का दो हिस्सा अभी हम लोग डिस्कस किए. एक हो गया न्यूक्लियस, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म. कहां पे हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म. अभी बताएं कि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का हब, सेंटर कौन है? साइटोप्लाज्म. और अगर साइटोप्लाज्म है और ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सेल जिंदा है. राइट. पर इस मेटाबॉलिज्म को होने के लिए, यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन को कम कर दो भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बढ़ा दो भाई, ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? न्यूक्लियस. राइट. एक्टिविटीज आर डन इन द साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल और कमांड इज गिवन फ्रॉम द न्यूक्लियस. So they complement each other, and in this way the cell is kept alive. आई बात समझ में? How the cell is alive? It is the cytoplasm which is performing the task, and it is the nucleus which is giving command to perform the task. So either of the two, if removed, the cell will die. But यहां पे but टर्म आता है. क्यों? If you remove nucleus, still the cell can live for certain time. But if you remove the cytoplasm, the cell will die instantly. अगर आप साइटोप्लाज्म हटा देते हैं तो सेल तुरंत मर जाएगा, लेकिन अगर उसका न्यूक्लियस हटा देते हैं तो सेल थोड़ी देर तक तो जिंदा रहेगा. अब बोलिएगा ऐसा कोई है जिसका न्यूक्लियस नहीं है और वो जिंदा है? तो आप लोग पढ़े हैं, बता सकते हैं ऐसा कोई सेल जिसका न्यूक्लियस नहीं है और वो जिंदा दिख रहा है? नेवर. वो बिना न्यूक्लियस के नहीं रहता है. आपके बॉडी में ही है. चलिए इतना भी बता दीजिए. वो सेल आपके ही बॉडी में है, हमारे ही बॉडी में है. आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता. इसके पास दो ही चीज होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका बाउंड्री, एंड साइटोप्लाज्म. दैट्स ऑल. नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. और ये मैमल्स में है सिर्फ. जितने भी मैमल हैं, गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, बंदर, कुत्ता, हाथी, जो भी देखिएगा, एक्सेप्ट कैमल. कैमल के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है. बाकी दूसरे किसी भी मैमल में उसके आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन आप उससे थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे रेप्टाइल्स हैं, लाइक द गार्डन लिजर्ड, गिरगिट,
लाइक द वॉल लिजर्ड, छिपकली, इन सबको देखिए, ये रेप्टाइल्स हैं, स्नेक रेप्टाइल्स हैं, टॉर्टॉइज रेप्टाइल्स हैं, क्रोकोडाइल रेप्टाइल है। इनके न्यूक्लियस में ये सॉरी इनके आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, और पीछे चले जाइए उनमें भी होगा, लेकिन मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। और जानते हैं आरबीसी का लाइफ हमारे बॉडी में कितने दिन का है? ये सब था पढ़ने के लिए। हाँ, कितने दिन का है? 120 डेज। इट्स नॉट सो सिंपल। 120 दिन यानी 4 तिया 12। इट इज लिविंग विदाउट न्यूक्लियस फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि इमीडिएट उसका न्यूक्लियस निकल जाता है, बट मैच्योरिटी जब आता है, जब वो फंक्शनल होता है, तब उसका न्यूक्लियस निकल जाता है। तो बिना न्यूक्लियस के कम से कम 2 से 3 महीने तो जिंदा रहता है। मान लेते हैं मैच्योरिटी में 15 दिन 1 महीने का समय लग गया, बाकी का वो समय तो बिना न्यूक्लियस के गुजारा। इसका मतलब विदाउट न्यूक्लियस लाइफ इज पॉसिबल टू सर्टेन एक्सटेंट। व्हाई? बिकॉज ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इन द साइटोप्लाज्म। बट सी, अब जाइलम के बारे में जानते हैं, फ्लोएम जानते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम, स्क्लेरेनकाइमा इसके बारे में जानते हैं, ये प्लांट टिश्यूज है ना, 9th में हम लोग पढ़े हैं। स्क्लेरेनकाइमा में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में से कोई नहीं होता। क्या वो लिविंग है? डेड। और जानते हैं उसको डेड बनाया कैसे जाता है? या सेल, प्लांट का सेल उसे डेड टिश्यू में कन्वर्ट कैसे करता है? सबसे पहले उसका सेल वॉल मोटा करता चला जाता है। और जानते हैं प्लांट सेल वॉल, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, पर जो जानकारी है आपको दे रहे हैं, प्लांट का सेल वॉल बहुत ही सभ्य है। सभ्य इन द सेंस वो हरपू नीति नहीं अपनाता, आई मीन एनक्रोचमेंट पॉलिसी उसका नहीं है। तो हम क्यों कह रहे हैं ये चीज? जैसे मान लेते हैं मेरा ये बाउंड्री है, ठीक है, यहां से यहां तक मेरा बाउंड्री है, तो हमको अगर फर्दर सेल वॉल बनाना होगा तो हम कोशिश क्या करेंगे? यानी हमको अपना बाउंड्री बनाना, चलो तो थोड़ा और आगे बढ़ जाए, ये ह्यूमन नेचर है, होता है ना कि मेरे रहने का लिविंग स्पेस जो है कम नहीं हो। प्लांट सेल ऐसा नहीं करता है, वो क्या करता है, अंदर के तरफ सेल वॉल का थिकनेस बढ़ाता है, तो चारों तरफ से क्या होगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा, चारों तरफ से थिकनेस बढ़ता जाएगा, एंड ए टाइम विल कम जब साइटोप्लाज्म के लिए जगह ही नहीं बचेगा। When the cytoplasm is gone, the cell is gone. इस तरीके से प्लांट्स अपने डेड टिश्यूज को बनाता है, जिसमें जाइलम है। जाइलम में 4 में से 3 तरह के टिश्यूज, 3 तरह के सेल्स डेड होते हैं, ट्रैकेड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर। ये डेड टिश्यू, डेड सेल्स हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा है, वो लिविंग होता है, ठीक है। उसी तरह से फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होता है, वो डेड होता है, बाकी उसके 3 तरह के जो सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं, ठीक। स्क्लेरेनकाइमा ये फ्रूट्स में देखिएगा पार्टीशन करता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोमग्रेनेट, अनार खाते हैं ना, उसमें देखे हैं व्हाइट कलर का एक तो कवर मिलता है, उसका पार्टीशन कर रहा है, वो स्क्लेरेनकाइमा है। काफी पका हुआ अमरूद खाइएगा तो ना दांत में रेशा फंसेगा, ऐसा हुआ है? अमरूद खाते हैं तो खाते समय उसमें कभी रेशा फंसा है? बहुत मीठा पका हुआ एकदम पीला हो गया है, वैसा वाला छोड़िए। कई बार आप इसमें देखेंगे नाशपाती खाएं, काफी पक जाने के बाद उसमें कभी रेशा फंसा है? अगर नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा अवेयर होके खाइएगा, देखिएगा उसमें भी आपको धागे जैसे कुछ मिलेंगे, वो क्या है, स्क्लेरेनकाइमा के ही बने हुए हैं, ठीक है। उन्हें स्टोन सेल्स कहते हैं या स्क्लेरिड्स। तो इस तरीके से ये जो डेड टिश्यूज बन रहे हैं या डेड सेल्स बन रहे हैं, वो कैसे, इनके साइटोप्लाज्म को इंटेंशनली खत्म किया जाता है ताकि सेल डेड हो जाए, और जब ये डेड सेल्स रहेंगे तब ये पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व करते हैं प्लांट्स का, इसी के लिए इन्हें किल किया जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो न्यूक्लियस होने के बावजूद वो किसी काम का नहीं होता और इवेंचुअली सेल डाइज। लेकिन अगर न्यूक्लियस हटा दिया गया तो भी सेल कैन लिव फॉर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसी तरह से प्लांट में भी एक सेल है
जो कि विदाउट न्यूक्लियस जिंदा रहता है और ट्रांसपोर्ट करता है। और जानते हैं कौन? फ्लोएम का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल, सीप ट्यूब मेंबर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। साइटोप्लाज्म थ्रेड जैसे होते हैं, है ना, और अगल बगल में उसके कंपेनियन सेल्स होते हैं जो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस नहीं है, इट इज लिविंग। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको समझ में आएगा कि यस, साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल। यही हम लोग का कंक्लूजन है। साइटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ सेल और न्यूक्लियस क्या है? इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, राइट? तो इसको नोट कीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या है। अब जरा लिखिए, the cell has two important parts. Cell has two important parts: the cytoplasm, cytoplasm, the cytoplasm, and its control center, the nucleus. Full stop. Cytoplasm is the location. Cytoplasm is the location where metabolism occurs. Metabolism occurs at the level of cell. Metabolism occurs at the level of cell. So we call, full stop के बाद, so we call cytoplasm as the living part of cell. Living part of cell. पैरा चेंज कर लीजिए, लिविंग पार्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस, पैरा चेंज करके लिखिएगा, न्यूक्लियस कमांड्स द मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस कमांड्स द मेटाबॉलिज्म। So it is the control center. ठीक है। अब देखिए, हम लोग न्यूक्लियस को बड़ा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास टाइप्स ऑफ सेल्स क्लासिफाई करने के मेथड आ जाता है। ठीक है, यानी हम लोग सेल्स को जो क्लासिफाई करेंगे ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म के बिना भी हम लोग समझे लाइफ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए कोई भी सेल अगर लिविंग है, साइटोप्लाज्म तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, पर कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें न्यूक्लियस है भी, कुछ में देख रहे हैं न्यूक्लियस नहीं भी है। तो इसीलिए हम लोग न्यूक्लियस के आधार पे सेल्स को क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। अब देखिए, क्यों ये बात बोले? क्योंकि कभी भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना किसी चीज को, एक दूसरे से अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका एक रेफरेंस होता है कि इसके बेसिस पे हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो ग्रुप के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं,
जैसे यहाँ हमारे सेंटर पे दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें सबसे पहले हम लोग किस तरीके से अलग कर सकते हैं? ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 11th का, ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 12th का, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ना? तो हमारा बेसिस, हमारा रेफरेंस क्या बना? स्टैंडर्ड क्लास, किस क्लास के स्टूडेंट है उसी बेसिस पे उन्हें अलग कर दे। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ पे लकड़ी के बहुत सारे फर्नीचर्स रखे हैं, ठीक है, तो उसे हम किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं? जिसपे बैठेंगे, तो एक जिसपे बैठते हैं उसे कह देंगे बेंच, और एक जिसपे नहीं बैठते हैं, सामान रखते हैं, उसे कह देंगे डेस्क। तो क्लासिफाई यहां भी कर रहे हैं, क्लासिफाई वहां भी किया, और क्लासिफाई सेल को भी कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग भविष्य में, फ्यूचर में जो भी मटेरियल पढ़ेंगे, चाहे, और ये चीज आप फिजिक्स में अप्लाई करिए, केमिस्ट्री में अप्लाई करिए, बायो में अप्लाई करें, कहीं पे भी अप्लाई करें, लेकिन क्लासिफिकेशन का एक बेसिस होगा। हमेशा उस बेसिस को पकड़ के अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं, फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो उसके भी डिवाइड करने के कुछ बेसिस होंगे। फिर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन्हें भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कैसे, उसका भी एक बेसिस है। तो जैसे जैसे आप नॉलेज लेंगे वैसे वैसे उनके बेसिस पता चलेंगे, उसके बाद उन्हें क्लासिफाई कर पाएंगे। वापस आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, तो यहां हमारा बेसिस क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ये होता है दो तरह का, प्रोकैरियोटिक सेल और है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इस तरह से दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, कैरियोट न्यूक्लियस, और यू मतलब होता है न्यू, और इसको और दूसरी जगह यूज किया जाता है कंप्लीट कैरियोट अगेन न्यूक्लियस। यानी ये ऐसा सेल है जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये ऐसा सेल है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस एज सच एब्सेंट है, हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस कैसा है, इसका ना बाउंड्री नहीं है। यानी न्यूक्लियस का काम क्या है, अभी हम लोग समझे, ये कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करने वाला बिना चेंबर का बैठा हुआ ऑफिसर है, ऐसे समझिए। और ये बड़ा रईस टाइप का है ना। इसका जो ऑफिसर है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो मैनेजर है, वो एक अलग चेंबर में बैठता है, औरों के बीच में नहीं बैठता। सो दिस इज हाउ दे आर। तो इसके पास अगर बाउंड्री होगा, इसका चेंबर होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रू न्यूक्लियस, राइट। और इसके पास अगर बाउंड्री नहीं होगा, कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है कहां? साइटोप्लाज्म में ही, ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड, राइट। अब यहां पे एक चीज और समझेंगे, सब बात हम लोग लिखेंगे, अभी घबराना नहीं है, पहले ध्यान से सुनते जाइएगा। अब ये चीज सोचना है हम लोग को कि आखिर न्यूक्लियस में ऐसा क्या रहता है जो कंट्रोल करने लगता है, जो साइटोप्लाज्म में मिसिंग है, जो साइटोप्लाज्म में नहीं है? क्या कोई आइडिया है? सोच सकते हैं? यस। और डीएनए किस फॉर्म में रहता है? क्रोमोसोम, एग्जैक्टली। तो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम है जो कि कंट्रोल कर रहा है उसको। अब आप पूछिएगा, सर डीएनए और क्रोमोसोम दोनों में तो ओवरलैपिंग हो रहा है, कहीं पे डीएनए कर रहे हैं, कहीं पे क्रोमोसोम कर रहे हैं। वो है क्या? डीएनए एक विशालकाय मॉलिक्यूल है, और इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि आप उसको अगर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे ना तो ये टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और अगर डैमेज हो गया, उसमें तो इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, तो लाइफ का इंफॉर्मेशन अगर डैमेज हो गया, लाइफ एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या करना है? इस इंफॉर्मेटिव मॉलिक्यूल को बड़ा सहेज के, संभाल के रखना है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो सेल्स के अंदर किसी भी चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ही सहारा है, वो है प्रोटीन,
राइट। तो प्रोटीन के सहारे जब डीएनए अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखता है ना, तब ये कहलाने लगता है क्रोमोसोम। और इन प्रोटीन्स को हटा दीजिए, जो निकल कर आएगा दैट इज डीएनए। तो डीएनए जब अच्छे से अपने आप को फिट फाट करके एकदम एडजस्ट करके रखता है प्रोटीन के साथ, देन इट बिकम्स क्रोमोसोम। और जब ये प्रोटीन शेड कर देगा या हम हटा देंगे, ये बन जाएगा सिंपल प्लेन डीएनए। गॉट द आइडिया? सो क्रोमोसोम एंड डीएनए ऑल्टरनेटिवली यूज्ड। The only difference is in chromosome the DNA is highly organized with the help of proteins. So what we can say about a chromosome? It is DNA plus protein. Although protein is not playing any role in controlling the cytoplasm, it is only organizing the cell. I mean organizing the DNA, right? But for its own sake, it is organized with the help of protein. Anyway. सो इसमें न्यूक्लियस हम कह रहे हैं कि प्रिमिटिव टाइप का है। मतलब क्या है? इसका जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में बैठा है, ठीक है, इसके पास बाउंड्री नहीं है, इसलिए वो न्यूक्लियस जैसा स्टेटस नहीं ला पाया। और इसमें जो क्रोमोसोम है वो एक अच्छे सुरक्षित बाउंड्री के अंदर बैठा है, इसलिए ये न्यूक्लियस कहला रहा है। और इसका बाउंड्री क्या कहलाएगा? अब आप समझ ही रहे हैं, बाउंड्री क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और इसके पास नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इसका न्यूक्लियस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो रहा है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो हम लोग यहां डिफाइन करते हैं द प्रोकैरियोट्स हैव क्रोमोसोम without having a boundary, and so it is present in the cytoplasm. और इसके बारे में the chromosome is present inside a boundary, that is nuclear membrane. So yeah, thus it is having nucleoid, 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 और इसमें लिखेंगे so it is having a true nucleus. तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? इसके पास न्यूक्लियोइड होगा। यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? इसके पास न्यूक्लियस होगा। एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इतना लिखिए।